हेलो। कोई है हमारे साथ? हेलो। स्क्रीन पे लेकर आते हैं और उसको हम पढ़ते जाते हैं ताकि आपको आइडिया हो या आप समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे आपको कोई मसला आ रहा है या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, तो आप हमें बीच में रोक के आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों की तरफ, प्लीज़ को देखिएगा। जी, स्क्रीन देख सकते हैं आप लोग? जी, स्क्रीन आ गया? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, तो प्रीवियस क्लास में हमने मालूम किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ये इस तरह की कोई फिगर थी, आपको अगर याद हो। और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए डिफरेंट जो मैथमेटिकल टूल्स थे उनको यूज़ किया था। और उनको यूज़ करते हुए हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे। और हमने कहा था कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है 8 पॉइंट की फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एट अ डिस्टेंस ए, जो कि बराबर था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक हमने चीज़ें डिस्कस की हुई हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है किसी को? यहाँ तक अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है प्रीवियस क्लासेस के हिसाब से, तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये किस तरह हो रहा है, कैसे होगा। सब सही है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? नो सर। चलें तो फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमने मालूम करना है ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट पी अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, इसको ज़रा आप गौर से देखें फिगर को, बहुत आपने केयरफुली इसको समझना है और देखना है। और ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है। ये मेरा कर्सर मूव कर इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है? बोलिए। नहीं सर, कर्सर नजर नहीं आ रहा। कर्सर नज़र नहीं आ रहा? तो क्या करें इसका? अ, अब नज़र आ रहा है आपको? नहीं सर। कर्सर नज़र नहीं आ रहा? कर्सर नज़र नहीं आ रहा तो क्या करें इसका? रिंग तो आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एक सर्कुलर रिंग जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे है। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है बाहर? सर नहीं है कोई? अच्छा, जो एडमिन ऑफिस में सर है ना, उनको क्या थोड़ा सा प्लीज आ जाए इस तरफ। एडमिन ऑफिस में कोई बैठे हैं, उनको क्या थोड़ी देर आ जाए यहाँ पे, थोड़ी देर। हाँ, पहले मैं देखता हूँ किसी दोस्त से पूछता हूँ कि ये कैसे होगा, इसका माउस हम कैसे ला सकते हैं, कर्सर इसके अंदर आप कैसे ला सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। हाँ सर, पूछे पूछे, नजर नहीं आ रहा है वैसे भी। अरे पूछ रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ सब कुछ। हाँ सर, करे करे, हम आपके साथ है सर। थैंक यू, आपका साथ चाहिए मुझे। हाँ सर, साथ आपके साथ ही है। गुड गुड। उस तरफ जो ऑफिस है वहाँ पे नहीं कोई बंदा? वो पढ़ा रहे हैं उस तरफ ऑफिस के अंदर पढ़ा रहे हैं।
ये देखना पड़ेगा। ये दलाल अरे हाँ, क्या हुआ? अच्छा सर कहाँ गया? यार यहाँ पे तो खामोश हो जा। मुझे क्या पता। ओ भाई तेरे को बोलने का बोला किसी ने? तू तला ले। तो भाई आवाज यहाँ पे भी आ रही है ना, तू तला ले। आवाज आ रही है, खामोश हो जाओ। सर कहाँ गए? आप ही ने तो बोला आप था। घबरा चलें जी, अब आ रहा है ना सर आपको कर्सर? आप बोलें भी आप लोग, नहीं सर नहीं आ रहा नजर। ये कर्सर नजर नहीं आ रहा आपको? राइट, रेड स्पॉट नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? नहीं सर मुझे तो नजर नहीं आ रहा सर। अच्छा, किसी और को कर्सर रेड स्पॉट है? यस सर, आ रहा है नजर। बहुत स्लो स्लो चल रहा है मगर। आप सही नजर आ रहा है? आप मैं स्लो मूव करवा रहा हूँ उसको। थैंक यू। रेड डॉट। बिल्कुल यही है, रेड डॉट है। इसको जरा आपने गौर से देखना है कि वो आपसे कहीं आंखों से ओझल ना हो जाए। चलें ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट पी, डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। ये आज का टॉपिक है हमारा, और इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, और इस रिंग के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और इस रिंग का जो सेंटर पॉइंट है वो ये है, और इस सेंटर पॉइंट से लेकर पॉइंट पी तक का जो फासला वो x है हमारे पास। और इस पॉइंट पी से हम मालूम करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस इनफाइनाइट और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की वजह से, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया हुआ कि जो आपके पास रिंग है, उस रिंग का जो टोटल सरकमफ्रेंस है उसको हमने कहा कि सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग इज एस, और इसका हमने वेरी स्मॉल पार्ट किया है यहाँ पे, तो हम इसको कहते हैं दिस इज द टी एस, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग। और क्योंकि ये वेरी स्मॉल है तो इसके अंदर जो चार्जेस की कंट्रीब्यूशन होगी वो भी वेरी स्मॉल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी क्यू चार्जेस है जो कि डी एस के अंदर है, डी क्यू चार्जेस से लेकर पॉइंट पी तक का जो फासला है उसको हम कह रहे हैं ये आर है, स्मॉल आर। और ये जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है जी। तो क्योंकि चार्जेस पॉजिटिव हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज, ये बिल्कुल नहीं, मैं तो उतारने गई थी फिर इसके ऊपर ठीक है। अच्छा, एक बात और प्लीज कि आप लोग अपनी माइक, अगर आपको कुछ डिस्कस करना है तो फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं, पर अभी माइक बंद कर दें, आवाज आ रही है आपकी तरफ से। अच्छा जी, तो हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पी पे। और ऐसा करने के लिए आप हमने एक फिगर बनाई जिसमें हमने कहा कि डी क्यू से लेकर पॉइंट पी तक का फासला स्मॉल आर है, और जो रेडियस ऑफ द रिंग है वो कैपिटल आर के बराबर है। और क्योंकि चार्जेस पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी इस डायरेक्शन में जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे फिगर,
और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वेरी स्मॉल होगा क्योंकि चार्जेस की कंट्रीब्यूशन वेरी स्मॉल है, ठीक है। अगर चार्जेस की कंट्रीब्यूशन वेरी स्मॉल होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका स्मॉल होगा। तो अब हमने क्या करना है कि हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहाँ पे। तो ऐसा करने के लिए हमने कहा भाई आपके पास अगर हमारे पास स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो यहाँ पे आपका स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर हमारे पास ये रिलेशन हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज हो और उस सिंगल चार्ज की वजह से किसी फासले r पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ये होता है, ये रिलेशन हम जानते हैं पहले से। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस रिलेशन का आपने लेना है डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज। तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रेस्पेक्ट टू क्यू। तो आप जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपको मिल जाएगा डी विल बी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे ये एक लाइन है जो कि सर्कुलर लाइन है या सर्कुलर रिंग है, पर है तो लाइन। तो अगर ये लाइन है तो इसके ऊपर जो चार्जेस की कंट्रीब्यूशन होगी उसको मालूम करने के लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। और आप जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होता है? वो होता है कि हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल लेंथ। और जो यहाँ पे जो टोटल लेंथ हमारे पास है वो है टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, जिसको हमने एस के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा Q अपॉन एस। तो यहाँ से जो Q है उसकी वैल्यू अगर आप लिखें तो आपको Q विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू एस। और हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास Q चेंज हो रहा है तो वो क्यों चेंज हो रहा है? क्यों चेंज हो रहा है ड्यू टू क्योंकि आपने सर्कमफ्रेंस के स्मॉल पार्ट किए हुए आप लोगों ने। तो अगर स्मॉल पार्ट किए आप लोगों ने तो इसका मतलब है कि आपके पास Q इज वेरिंग विथ रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो आपने अगेन इस Q का जो Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एस है, इसका आपने लेना है डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एस। तो आप लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी एस का डेरिवेटिव लैम्डा इंटू डी एस आ जाएगा, क्योंकि एस का डेरिवेटिव 1 होगा तो डी एस तो नीचे था यहाँ पे वैसा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा के साथ। और फिर हम दूसरी बात देख रहे हैं फिगर से कि आपके पास जो आर है, ये जो स्मॉल आर था जो कि डी क्यू से लेकर पॉइंट पी तक का फासला है, ये आपके पास हेपाटिन्यूज है इस ट्राइंगल का जिसका बेस एक्स है और जिसका परपेंडिकुलर कैपिटल आर है। ये आपको यहाँ से जो मेरे पास रेड डॉट है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये हेपाटिन्यूज है आर और उसका एक्स जो है वो बेस है, क्योंकि एंगल हमारा यहाँ पे थीटा है। तो इस थीटा की अपोजिट साइड हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर है। तो आप कह सकते हैं कि हेपाटिन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो बेस हमारे पास है वो एक्स है तो एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये जो वैल्यूज है आर स्क्वायर की वैल्यू और डी क्यू की वैल्यू, ये दोनों पुट करें आप इस इक्वेशन में जिसमें आपने डी का डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा डी विल बी इक्वल टू के लैम्डा डी एस, क्योंकि डी क्यू की वैल्यू आपने प्लेस की है लैम्डा इंटू डी एस। और आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। पर हम ये जानते हैं कि इस पॉइंट पी पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बन रहे हैं कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस है और कुछ कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो आपके पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस, उनकी कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पूरी रिंग के स्मॉल पीसेस करने हैं। तो सेंटर से नीचे जितने पीसेस होंगे उतने ही पीसेस सेंटर के ऊपर होंगे इस रिंग के। तो जितने पीसेस नीचे थे उनके जो वाई कंपोनेंट्स हैं उनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और जो ऊपर वाले हिस्से हैं, जो ऊपर वाले यहाँ पे जो पार्ट्स होंगे उन सब के जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट होगा वो होगा डाउनवर्ड। तो जब हम टोटल सम करेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो उस वक्त जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिलेगा आपको 0। तो आप कह सकते हैं कि टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 0।
बाकी जो रिमेनिंग रह जाएगी वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड at point P will be equal to sum of the electric field along x axis plus sum of the electric field along y axis। यानी आपने इंटीग्रल लेके उनको सम कर दिया। तो हमें यहाँ पे ये भी मैंने बात लिख दी है आप लोगों के लिए कि आप जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस है उसकी कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ रही है वो 0 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है। आपने शुरू में ये बात कह दी थी कि जो आपके पास रिंग है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपके पास जब इंटीग्रल को हम यूज करते हैं तो डेरिवेटिव में इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई एक्स का जो कंपोनेंट है उसका इंटीग्रल आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो एक्स कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा बराबर होती है हिपोटेन्यूज इनटू cos थीटा। तो यहाँ पे जो हिपोटेन्यूज हमारे पास है वो डी है और यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में आप ये वैल्यूज पुट करें किसकी, इस इक्वेशन 1 में आपके पास थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो डी इज इक्वल टू के लेमडा डी एच अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। इसको आपने पुट करना है इस रिलेशन में जिसमें लिखा हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ डी ई इंटू कॉस थीटा। तो जो डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में है वो आपने यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट टी विल बी इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर डी एच, जो कि इलेक्ट्रिक डी की वैल्यू थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, और यहाँ पे इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया है कॉस थीटा को, ठीक है, जो यहाँ पे मौजूद था। तो अब हम अगेन अगर फिगर की तरफ देखें तो इस फिगर में जो आपके पास ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल थीटा के होने की वजह से यहाँ पे जो एक्स है वो बेस है और आपके पास जो आर है वो हिपोटेन्यूज है। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हिपोटेन्यूज, और बेस हमारे पास जो है वो एक्स है और स्मॉल आर जो हमारे पास है वो हिपोटेन्यूज है। तो आपने क्या किया, सिर्फ cos थीटा की वैल्यू आपने उठाई है फिगर से, उसको लिखा x अपॉन आर और उसको आपने cos थीटा की जगह रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट टी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर डी एच और x अपॉन आर। तो ये आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो बाकी कॉन्स्टेंट्स हैं उन सबको बाहर लेकर आए आप। तो के लेमडा एक्स अपॉन आर क्यूब जो कि कांस्टेंट है सारे ये बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रल आपका लग रहा है डी एस के ऊपर, और डी एस क्या था, दिस वाज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस एस। तो जब आप इसको इंटीग्रल को यूज करेंगे तो आपको मिलेगा कि जब छोटे छोटे जो पीसेस आपने किए हुए हैं इसके सर्कमफ्रेंस के, तो सब पीसेस को जब आप जोड़ेंगे दोबारा ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल सर्कमफ्रेंस। और आप जानते हैं कि टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई इंटू रेडियस। और इस रिंग का जो हमारे पास रेडियस है वो कैपिटल आर हमने यहाँ पे शो किया हुआ है कि कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग। तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल या रिंग जो हमारे पास है वो आ जाएगा 2 पाई आर। तो इस इंटीग्रल ऑफ डी एस की जगह आप लोग रखेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 2 पाई आर। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन 2। अब यहाँ पे तो क्या हमने ये कहा था कि जो लैम्डा है ये लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि बराबर होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ, और हमारे पास लेंथ जो था वो एस था यानी सरकमफ्रेंस था। तो आपका है क्यू अपॉन एस। और अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल या रिंग जो हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास बराबर है 2 पाई आर के। तो क्यू अपॉन 2 पाई आर ये जो हमारे पास है ये बराबर हो जाएगा लेमडा के। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 में न्यूमरेटर में मौजूद है लेमडा भी और 2 पाई आर भी। अगर लेमडा और 2 पाई आर को मिला दें तो ये बराबर हो जाएगा क्यू के यानी टोटल चार्जेस। तो आपके पास आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन को पूछ सकता है फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बस एक दो स्टेप बाकी है और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी को?
सर ये आपका कर्सर बहुत रुक रहा है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो आप लोगों का शायद इंटरनेट स्लो हो, तो कोई मसला तो नहीं आपका इंटरनेट का? नहीं सर, इंटरनेट का मसला हो तो आवाज भी कटे ना, सिर्फ कर्सर नहीं रुके ना। आवाज तो सही आ रही है, कर्सर रुक रहा है। तो कर्सर को हम कैसे भगा सकते हैं, कोई आइडिया है? ये आपका कर्सर स्लो है। अच्छा, बाकी सब लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है? थोड़ा थोड़ा। यस सर। ये आपस में बन नहीं रही इसकी, वो रेड वाला अलग जा रहा है और वो वाइट वाला अलग जा रहा है। तो इसका कलर चेंज क्या करेंगे? ये तो नहीं पता। आपने जो पहले क्लासेस ली हुई ऑनलाइन, उसमें भी यही मसला आ रहा है? सर आज पहली क्लास है, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है Zoom पहली पर। है सर, पहली। और मेरा भी अनफॉर्चुनेटली पहली क्लास है जूम पे। हम लोग जो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो हम लोग पढ़ाते हैं MS टीम्स पे, और टीम्स का सॉफ्टवेयर कुछ अलग है और ये कुछ अलग है। उसमें उसमें आपका कर्सर डायरेक्ट नज़र आता है। यहाँ पे कर्सर के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। सर फिर बोले ऐसे तो मसला है ना, आपका कर्सर स्लो मूव करा, आवाज सही आ रही है, फिर रिफ्रेश करते हैं तो फिर कर्सर खुद ही नीचे चला जाता है। मसला अब ये तो पंगे वाली बात हो गई, आप पंगा कर रहे हैं मेरे से। नहीं सर, पंगा नहीं करा, मैं कह रहा हूँ कि वो कर्सर स्लो चल रहा है तो फिर वो बार बार रिफ्रेश करने पे ही वो मूव कर रहा है। ऐसे आवाज तो क्लियर आ रही है। जिस तरह मैं यस सर, ऐसा ही हो रहा है, सही कह रहे हैं। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ उसी तरह कर्सर को भी चेंज कर रहा हूँ। सर अब मूव करिएगा। अब कर्सर मैंने चेंज कर दिया, आप देखिए जरा। अब सही है सर, अब ये ठीक सही है। है। ये कर्सर अच्छा है? यस सर। ये सही है, ये अच्छा लग रहा है, प्यारा सा। चलो अच्छा है, तो फिर जाहिर हमारा बहुत काम अच्छा लग रहा है। हमारा काम हो रहा है तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। यहाँ तक जो हमने बात कही कि इक्वेशन 3 तक हम आ गए हैं, और इक्वेशन 3 तक कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को? इक्वेशन 3 तक हम पहुंच गए हैं, और यहाँ तक हमने जो भी बातें की हैं वो मैंने आपको दिखाया भी है कि हम इस तरह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है या कोई मसला लग रहा है या कोई ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन है जो आपको समझ नहीं आई, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज़। बोले। नो सर। फिलहाल तो सर सही नो है। सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं है सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। चलें जी, इक्वेशन 3 में हमारे पास है KQX अपॉन R क्यूब। और हमने कहा था शुरू में जब हमने इस टॉपिक का नाम लिया था, तो हमने शुरू में हमने ये बात कही थी कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मालूम करना था वो हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x। हमने x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना था, पर यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है वो कुछ x और r दोनों के फॉर्म में आ गई इक्वेशन 3 में। तो अब हमें क्या करना है कि इसको हमें चेंज करना है, इसको हमें चेंज करना है x के फॉर्म में। तो ऐसा करने के लिए आप जानते हैं कि हमने पहले भी एक केस ऐसा किया हुआ था जिसमें हमने x को चेंज r को चेंज किया था x के अंदर, और यहाँ पे हमने कुछ फिजिकल कंडीशंस लगाई थी और कुछ अजम्पशंस लगा के हमने ऐसा किया था, और बाइनल एक्सटेंशन के साथ एक्सटेंड किया था आपने
आर की वैल्यू को, तो हम जानते हैं कि फिगर से हमने देखा था कि आर की वैल्यू जो थी वो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट था, यानी स्क्वायर रूट था इसका। तो आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो जाएगा वो 1/2। या अगर हम बोथ साइड ले लें क्यूब बोथ साइड, तो जब क्यूब लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा आर क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर आ जाएगा 3/2 अगर आपने क्यूब किया है बोथ साइड को। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं कि यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं इस इक्वेशन में से, जो ऊपर इक्वेशन है। तो अगर एक्स स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 और आर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा और उसकी पावर 3/2। क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया हुआ है तो आपके पास आ जाएगा 3/2 उसके ऊपर पावर, तो 2 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा आपका 3। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये 1 प्लस ए का पावर n उस फार्मूले के साथ हम इसको एक्सपेंड करें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर जो बाहर मौजूद है, बाकी ब्रैकेट के अंदर जब हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3/2 स्क्वायर ऑफ द एक्स अपॉन आर अपॉन एक्स प्लस 3/2 माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल और आर अपॉन एक्स का पावर 4, क्योंकि इसका स्क्वायर था, स्क्वायर का जब स्क्वायर आ जाएगा तो पावर 4 आ जाएगा। और ये इसी तरह चलता रहेगा, इसका जो पूरा का पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ जो सीरीज बनेगी वो बनती रहेगी। यहाँ पर हम एक बात करते हैं कि आपके पास जो आर की वैल्यू है, आर इज द रेडियस एंड एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। तो जो x है उसकी वैल्यू बड़ी है और r की वैल्यू क्या है, छोटी है। यानी अगर हम ये कंसिडर करें कि x इज वेरी वेरी स्मॉल देन r, ठीक है, अगर हम एक बात करें, ये अज्यूम करें कि x की वैल्यू बहुत बड़ी है और r की वैल्यू छोटी है, तो जो आपके पास ये हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको आप क्या करेंगे, निगलेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि r स्मॉल है और स्मॉल चीज़ को आप लार्ज चीज़ के साथ जो है वो आप उसको डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट छोटा आ जाएगा। और छोटी चीज़ का मजीद आप क्या कर रहे हैं, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, पावर 4 कर रहे हैं, पावर 6 कर रहे हैं, पावर 8 कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू मजीद डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो छोटी छोटी वैल्यूज हैं, अगर हम इसको निगलेक्ट करें तो हम कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से जो हायर ऑर्डर टर्म्स है वो निगलेक्ट हो जाएंगे सारे, जहाँ पे स्क्वायर है, पावर 4 है, सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएगा। तो बाकी जो रह जाएगा वो रह जाएगा आपके पास 1। तो 1 मल्टीप्लाई में आप करेंगे आर क्यूब, तो 1 आर क्यूब भी रह जाएगा और इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि इक्वेशन 3 में हमने पुट किया है आर क्यूब की वैल्यू को, तो आर क्यूब की जगह एक्स क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये एक्स क्यूब के साथ एक कट जाएगा, बाकी रह जाएगा स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस गिवन केस, इस केस के लिए जो हमने मालूम किया था। पर ये जो रिलेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा रिलेशन आपने पहले भी देखा हुआ है। कहाँ पे देखा था ये रिलेशन, याद है किसी को? ये रिलेशन किसी को याद है? आपने कहाँ देखा था पहले? सर इलेक्ट्रिकल डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में देखा था? नहीं, तो वहाँ पे नहीं था। डायपोल के अंदर तो यहाँ पे था क्यू, और सॉरी यहाँ पे था पी, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट था, यहाँ पे क्यू नहीं था। ये रिलेशन आपने और कहाँ पे देखा है? हमारी क्लासेस में ही देखा था हमने, और एक केस था जिस केस की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये मालूम की थी, बिल्कुल इसी तरह। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज। अगर आपका सिंगल चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर जो था वो ये था, क्योंकि हमने ये रिलेशन पहले भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ये रिलेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज। और यहाँ पे जो ये रिलेशन आया, ये भी आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आया है जी आपके पास, और के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आया है, या वहाँ पे आर स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया है, बात एक ही है, ये भी फासला है वो भी कोई फासला था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मालूम किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, और आपको रिलेशन मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि रिंग आपका बिहेव करे जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज? क्या ऐसा हो सकता है? कि अगर ऐसा हो सकता है तभी तो रिलेशन ये आया है ना, वरना ये रिलेशन क्यों आता? तो इसका मतलब है कि आपका जो ये रिंग है, ये रिंग बिहेव कर रहा है जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। अब क्वेश्चन ये कि क्या ये ऐसा कर सकता है? अगर कर सकता है तो कब ऐसा होगा? ये थोड़ा सा इसमें डिस्कशन है रिजल्ट के ऊपर। आपके पास जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कहते हैं कि भाई जो क्वेश्चन होता है आपका, जो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट पी, फिर आपको ये कहेगा आल्सो डिस्कस द रिजल्ट। क्वेश्चन में आपको ये कह सकता है, क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आपको ये कह सकता है कि आप बताएं कि जो रिजल्ट है उसको डिस्कस करें कि ऐसा क्यों आ रहा है। तो आप यहाँ पे कोई आइडिया दे सकते हैं कि रिजल्ट ऐसा क्यों है जैसा जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है आपका रिंग, क्यों? सर पॉइंट भी तो अपनी एक रिंग में ही घूमता है, मतलब उस रिंग के अंदर ही रहता है, रिंग से बाहर तो नहीं जाता, शायद इस वजह से। और ये भी आपको याद रहे कि यहाँ पे एक चार्ज नहीं है और ना ही ये चार्ज मूव कर सकता है। चार्ज एक जगह पे रुके हुए हैं, चार्जेस मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे चार्जेस स्टेशनरी है, चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में। अगर ये चार्ज मूव करने लगे तो फिर तो करंट हो जाएगा, और करंट की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम मालूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि चार्जेस इस रिंग के ऊपर स्टेशनरी कंडीशन में है, वो मूव नहीं कर सकते, नहीं कर रहे। कोई और आइडिया दे सकता है कि ये रिलेशन क्यों आया हमारे पास? बोलिए। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। नहीं, आप तो सीरियस कह रहे हैं, मुझे पता है आपका, आप सीरियस ही बोल रहे हैं। और ठीक है जी, यहाँ तक अगर आप चाहते हैं तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ उसको, ताकि आप लोग जो लेट आए उनको समझ आ जाए। यस सर, क्विकली रिपीट कर दो। ठीक है सर। अब क्विकली तो नहीं कर सकता, मैं आराम से करूँगा। ओके सर, जल्दी करें, 20 मिनट है, अभी लाइट चली जाएगी ना, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज हमें मालूम करना है एट पॉइंट पी और अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, यस तो सर, यस सर। आप अपना माइक थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, मैं बात कर रहा हूँ, जब आपको कुछ समझ पूछ सकते हैं। तो ये हमने कहा कि ये हमारे पास जो रिंग है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, और इसके ऊपर चार्जेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस रिंग की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है इसके सेंटर से एक फासला x से, जहाँ पे पॉइंट P पड़ा हुआ है, और इस पॉइंट P पे आपको चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो उसके लिए हमने कहा कि इस रिंग के आपने डायरेक्ट तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम नहीं कर सकते, तो फिर आपको क्या करना है, इसके स्मॉल पैचेस या पीसेस करने हैं। तो स्मॉल पीसेस, इसका एक एक स्मॉल पीस होगा वो ds के बराबर होगा। ds, s क्या है? s इज द वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, s शोज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। तो आपके पास आ जाएगा ds, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द रिंग, और ds के अंदर जो चार्जेस की कंट्रीब्यूशन होगी वो चार्जेस की कंट्रीब्यूशन होगी dq। ठीक है, तो अगर dq चार्जेस हैं तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हम मालूम करेंगे पॉइंट P पे, और फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे पूरे रिंग के लिए। तो आपके पास आ जाएगा dq की वजह से जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे शो की है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस है तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है एक्सिस के साथ, ये डी है, ये उसके कॉम्पोनेंट्स हैं डी वाई और डी एक्स। और फिर हमने कहा था कि अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपको सम करना होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस।
और वाई एक्सिस में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितने कंपोनेंट ऊपर होंगे उतने कंपोनेंट नीचे होंगे, क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट यहाँ पे है ds का, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो वाई कंपोनेंट ऊपर की तरफ है अपवर्ड है, और जो ऊपर यहाँ पे जो हिस्सा होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा। तो जिसकी वजह से अगर आप सम करेंगे, टोटल इंटीग्रल करेंगे पूरे रिंग के लिए, तो वाई कंट्रीब्यूशन वाई एक्सिस में जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर आप, हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज हम मालूम कर जानते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज वो हमारे पास होगा E = kq/r²। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम है क्योंकि यहाँ पे चार्जेस कम है, तो इस रिलेशन का आपने लेना है डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू q। तो dE विल बी इक्वल टू k dq/r²। अब यहाँ पे चूंकि आपका रिंग है, रिंग तो है पर है तो लाइन, एक सर्कुलर लाइन है जिसको आप रिंग कहते हैं, तो लाइन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक चार्जेस की डेंसिटी जो होगी वो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो के बराबर होगा टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल लेंथ, और जो लेंथ हमारे पास है वो सरकमफ्रेंस है, तो आपने कहा q/s, तो यहाँ से q विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू s। और हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि q चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज आफ्टर s, तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू s, तो dq विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू ds। अब ये जो dq की वैल्यू है इसको पुट करना है यहाँ पे dq की जगह पे, तो आपके पास आ जाएगा k लैम्डा ds/r², और यहाँ पे जो r² की वैल्यू इस फिगर से आप देखेंगे r विल बी इक्वल टू, यानी r इज द हिपोटेन्यूज, यानी हिपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू x² यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और जिसका परपेंडिकुलर है आपका रिंग का रेडियस है जो कि कैपिटल R के बराबर है। तो आपके पास यह देगी क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट P है वो इस तरह होगा, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट P विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द y एक्सिस, और ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द y एक्सिस वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो उसकी वजह से जो हमारे पास बाकी रह जाएगा वो x कंपोनेंट रह जाएगा, और x कंपोनेंट बराबर होता है हिपोटेन्यूज इनटू cos थीटा, और हिपोटेन्यूज हमारे पास जो है वो dE है, और यहाँ पे एंगल cos थीटा आ जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द dE इनटू cos थीटा। इक्वेशन 1 में आपकी dE की वैल्यू मौजूद है, तो इक्वेशन 1 वाली इसमें पुट कर दें dE की जगह पे, तो dE की वैल्यू यहाँ पे आ गई, cos थीटा यहाँ पे रह गया, और फिगर से हम ये देख रहे हैं कि cos थीटा जो है वो बराबर है बेस अपॉन हिपोटेन्यूज। तो इस फिगर में आप देखें कि ये बेस है x और हिपोटेन्यूज r है, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू x/r। तो x/r³ यहाँ पे पुट करें तो आप देखेंगे r के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो r³ बन जाएगा, लैम्डा k x ये कांस्टेंट है, और ये सब बाहर आ जाएंगे, r के साथ r³ बन गया, तो इंटीग्रल आ जाएगा सिर्फ ds के ऊपर। तो ds के ऊपर जब इंटीग्रल आ रहा है इसका मतलब है कि आपको ds जो था वो स्मॉल पार्ट था रिंग का, और रिंग के सब पार्ट को आप ऐड कर रहे हैं, जो सारे पार्ट को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू r, और r जो था वो रेडियस था, जो हमारे पास जो रेडियस है वो कैपिटल R के बराबर है, तो आप कहेंगे कि टोटल आपके पास जो सर्कमफ्रेंस है वो हो जाएगा 2 पाई r, तो इसमें पुट करें आपको मिल जाएगा इक्वेशन 2 के लैम्डा x/r³ इंटू 2 पाई x। तो हमने कहा था कि लैम्डा इंटू 2 पाई r जो है ये बराबर होगा q के, क्योंकि आप जानते हैं कि लैम्डा वाज इक्वल टू q/s, और s अगर 2 पाई r हो गया तो q विल बी इक्वल टू 2 पाई r इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में मौजूद है लैम्डा इंटू 2 पाई r, तो आपने q की वैल्यू वहाँ पे रिप्लेस कर दिया q के साथ। इक्वेशन 2 में से आप आ गए इक्वेशन नंबर 3 पे, तो आपके पास आ जाएगा kqx/r³, और हम फिगर से देख रहे हैं कि r की जो वैल्यू x² प्लस r² का स्क्वायर रूट है, तो आपने क्या करना है कि r की वैल्यू को रिप्लेस करना है x के साथ, क्योंकि हमें मालूम करना था इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। तो यहाँ पर r आ रहा है, तो इस r को हमें चेंज करना है x के फॉर्म में। तो फिर हमने कहा कि अगर हिपोटेन्यूज इसके बराबर है तो यहाँ से हम x के फॉर्म में r को ला सकते हैं। तो r की वैल्यू अगर ये है तो इसका जब क्यूब लें, क्योंकि हमें यहाँ पे r³ की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास आ जाएगा r³ विल बी इक्वल टू x² प्लस r² का होल पावर 3/2। जब यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो आपके पास x² का पावर आ जाएगा 3/2, तो यहाँ पे x³ रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, r/x का होल पावर स्क्वायर आ जाएगा, और होल पावर आ जाएगा इसका 3/2।
और इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन के साथ तो हायर ऑर्डर टर्म्स हमने कहा था नेगलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये कंडीशन यहाँ पे कही है कि इफ x इज ग्रेटर देन r इन दैट केस हायर ऑर्डर टर्म्स विल बी नेगलेक्टेड। तो आपके पास आ जाएगा ये रिलेशन, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आर क्यूब की जगह इक्वेशन 3 में पुट करें एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब यहाँ पे रखेंगे तो ऊपर एक्स मौजूद है, एक एक्स चला गया, नीचे एक्स स्क्वायर रह गया, तो आपके पास रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये वही रिलेशन है जिससे अभी हम डिबेट कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। ये रिलेशन ऐसा क्यों आ रहा है? तो हमने कहा था ऐसा इसलिए आ रहा है कि हम एक्स को बहुत दूर बहुत बड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब आप रिंग से बहुत दूर खड़े हैं और बहुत दूर खड़े तो आपको वहाँ पे एक पॉइंट चार्ज की तरह आपको लग रहा है, और इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो था उसी तरह का आ गया है आपके पास। ठीक है जी। कितना तेज बोला मैंने। हेलो जजाकल्ला सर। इस काम को मैं कैसे लेता हूँ? जी और कोई क्वेश्चन नहीं किसी को इसके अलावा? सिलो सिलो बात बोले। क्या बोलूं? सर्कुलर रिंग। अब उस रिंग का जो रिलेशन है उसको हमने यूज करके मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। अब फिर हमें बिल्कुल ऐसा ही केस है जिस तरह हमने इनफाइनाइट लाइन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका रिलेशन हमने यूज किया था इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने में। तो बिल्कुल उसी तरह हमने आज जो है वो इस चीज़ को हमें यूज़ करना है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मालूम किया है इस सर्कुलर रिंग का, उसको हमें यूज़ करना है रिलेशन को, और बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए कि हम आसानी के साथ इस यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम मालूम कर लेंगे। अच्छा तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है। और इसका आपने स्मॉल पार्ट हमें लिया है ये वाला, ये जो स्मॉल पार्ट है ये आपको लग रहा है जस्ट लाइक अ रिंग, ऐसे लग रहा है ना आपको। और ये जो आपके पास डिस्क था उस डिस्क का जो टोटल रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर है, और जो आपने स्मॉल जो उसका पीस किया है उस पीस का जो रेडियस है वो ओमेगा है, जो बिल्कुल लिखते हैं डब्ल्यू जैसा, तो ये ओमेगा है। और क्योंकि आपने इसका स्मॉल पीस किया है तो आप इसको लिख सकते हैं डी ओमेगा, यानी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द डिस्क, जो कि डी ओमेगा यहाँ पे जिस तरह आपने मालूम किया था उसका डिस्क के सॉरी रिंग के लिए आप जिस तरह कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह आपने एक स्मॉल पार्ट किया है। ये जो रिंग है रिंग इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द डिस्क। अब ये रिंग सिर्फ रिंग नहीं है पर अब क्या है, ये पार्ट है इस रिंग का और इस डिस्क का। तो इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम मालूम करेंगे यहाँ पे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर r तक, यानी जिसके हम पार्ट कर रहे हैं डिस्क के वो 0 से यानी सेंटर से लेकर सब पीसीस करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं और हम इस r तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो जो इसके लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे वो 0 से r तक करेंगे, और जो हम जो रिलेशन हमारे पास आएगा वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। मैं नीचे करता हूँ इस चीज़ को। तो अभी हमारे पास जो फिगर है उस फिगर के मुताबिक ये आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर है, उसका आपने जो स्मॉल पीस हमने दिया है वो है उसका जो रेडियस है वो ओमेगा है, और जो स्मॉल पीस है उसकी जो विड्थ हमारे पास है वो डी ओमेगा है, और इसके सेंटर से पॉइंट पी तक का जो फासला है वो एक्स, और डी ओमेगा से लेकर पॉइंट पी तक का जो फासला है वो आर है। और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो चूंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं इसके ऊपर, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे अराउंड द चार्ज। तो आपका आ जाएगा डी की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी, इस तरह के एक्स कंपोनेंट भी होंगे और वाई कंपोनेंट भी होंगे, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है मैंने कि लेट कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द डिस्क डी ओमेगा। जो डी ओमेगा वेरी स्मॉल एलिमेंट है, वेरी स्मॉल पार्ट है इस डिस्क का, इन विच डी क्यू इज द चार्ज कंट्रीब्यूशन, जो चार्ज कंट्रीब्यूशन है वो डी क्यू हो जाएगा। डी ई इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू डी क्यू। तो डी क्यू की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी पे वो डी ई।
ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा तो रिलेशन हमने जो देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, वो आप ये जो इक्वेशन नंबर 3 था हमारे पास के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, ये इक्वेशन आपने यूज़ करनी है आपने डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए। और आपने कहा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से, एक रिंग की वजह से। तो आपके पास उस रिलेशन को आपने अगेन यूज़ करना है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे जो हमारे पास आर है और ये जो चीज़ हमारे पास है इस वक्त, जो ये रिलेशन था, ये रिलेशन था सिर्फ एक रिंग के लिए। पर इसको आपने इसके रिंग के लिए नहीं रखना, आपने इसको आपने जनरलाइज करना है एक डिस्क के लिए। पहले रिंग था, अब डिस्क है, डिस्क इज द एरिया। तो इसका मतलब अब आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी को नहीं यूज़ करना, बल्कि किसको यूज़ करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वो कम है, क्यों कम है, तो यहाँ पे चार्जेस की कंट्रीब्यूशन कम है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव ले इस अबोव इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो आपके पास आ जाएगा के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इसको क्या करना है, डी क्यू को हमने जनरलाइज करना है, डी क्यू को हमने कन्वर्ट करना है फॉर द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है कि डी क्यू अपॉन डी ए। हमने डायरेक्ट रिलेशन लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि आपके पास अगर हम इसको लिखते कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो फिर हम कहते हैं कि भाई इसकी एरिया, क्योंकि हम एरिया इसकी चेंज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो हम इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी क्यू अपॉन डी ए आ जाता। तो यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है यहाँ तक। तो डी क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। अब क्वेश्चन ये है कि जो एरिया है, जो आप रिंग यहाँ पे ले रहे हैं, उसका जो एरिया है वो क्या होगा। तो एरिया विल बी इक्वल टू पाई इंटू ओमेगा स्क्वायर। पाई इज, आप जानते हैं कि आपका जो सर्कुलर डिस्क हो या सर्कुलर सरफेस हो, तो उसका एरिया जो होता है वो पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। आर जो होता है उसका रेडियस होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेडियस है, वो रेडियस जो हमारे पास है वो है ओमेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा पाई इंटू ओमेगा स्क्वायर विल बी एरिया ऑफ द स्मॉल पार्ट जो आपने यहाँ पे लिया हुआ है। तो अब अगर इसका आप डेरिवेटिव लें विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ओमेगा चेंज किया हुआ है ना, तो एरिया चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। क्योंकि जितने टुकड़े बढ़ते बड़े होते जाएंगे एरिया बड़ा होता जाएगा, जितने टुकड़े स्मॉल होंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका एरिया जो है वो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। यानी आप देखें, अगर ओमेगा यहाँ पे आ जाए, कर्सर आप देख रहे हैं, अगर ओमेगा का तीसरा हमारा यहाँ पे आ जाए तो इसका एरिया छोटा यहाँ तक हो जाएगा। अगर और बड़ा हो जाए तो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, इस तरह पूरे आपका डिस्क जो है कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब जितने आप पीसेस करते जाएंगे, बड़े पीसेस करते जाएंगे ओमेगा के, तो आपका एरिया भी चेंज होता जाएगा। तो इसलिए हमने कहा था कि इस एरिया का आपने डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। तो इसका डेरिवेटिव लें, तो डेरिवेटिव लेने से क्या होगा कि पाई स्क्वायर है, तो ये 2 आ जाएगा सामने, पाई ओमेगा इंटू डी ओमेगा आ जाएगा। ठीक है। तो ये आगे वैल्यू किसकी, डी ए की। जो डी ए की वैल्यू है उसको रखें आप इक्वेशन ए में, तो आपको, और डी क्यू की वैल्यू उठा के आप रखें इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 2 में जब ये वैल्यू रखें तो आपके पास आ जाएगा डी ई विल बी इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। सिर्फ हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, डी क्यू की वैल्यू रखी है, जो कि डी क्यू के अंदर जो है डी ए भी आ रहा है। तो इस डी ए डी इंटू कैपिटल ए जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है 2 पाई ओमेगा इंटू डी ओमेगा। तो यहाँ पे रखें तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई ओमेगा सिग्मा इंटू डी ओमेगा आ जाएगा। तो वही वैल्यू आपने, जो डी क्यू की वैल्यू यहाँ से आ रही है इक्वेशन 2 से, उसको आपने रखा है इक्वेशन 2 में, तो आपके पास इक्वेशन 3 आ जाएगा। इसमें कोई लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल इजी स्टेप है ये। तो अब हमने क्या करना है, अब इस इक्वेशन 3 को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट तो करना है, पर हमने यहाँ पे देखना है कि ये जो आर स्क्वायर था, ये आर स्क्वायर था टोटल रेडियस ऑफ द डिस्क, पर हम जो स्मॉल पार्ट ले रहे हैं इसका जो रेडियस है वो है ओमेगा। तो इस कैपिटल आर को आपने चेंज करना है ओमेगा के साथ।
तो जब इक्वेशन 3 में आर स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम जैसी है वैसी आप रखेंगे। यहाँ पे जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो है के की वैल्यू, ये के मौजूद है यहाँ पे, तो इस के की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, वो हमने रखा है, इसका इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन जो लिमिट्स हैं वो 0 से लेकर r तक जा रही हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि लिमिट्स आपके जाएंगे 0 से r, क्योंकि पूरा जो डिस्क आपने अगर कवर करना है तो आपने 0 से r तक पूरे डिस्क का आपने क्या लेना है, इंटीग्रेट करना है। तो आपके पास 0 से r तक लिमिट जाएंगे, आपके पास एक सिग्मा जो है यहाँ पे मौजूद था, एक सिग्मा वो आपने रखा है, और 4 पाई एप्सिलॉन आपने रखना, इस पाई को आपने पाई के साथ कैंसिल कर दिया, बाकी रह जाएगा आपके पास सिग्मा एक्स सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पाई कैंसिल हो गया था, 4 हो गया, सॉरी, एक सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 to r, बाकी रह जाएगा 2 ओमेगा डी ओमेगा, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर -3/2, क्योंकि नीचे था तो ऊपर जाएगा तो -3/2 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल है वो कौन सा है, वेरिएबल कैसे पता चलेगा आपको, वो पता चलेगा कि डी के साथ कौन सी चीज़ है, जैसे डी के साथ ओमेगा है तो इसमें इसके अंदर ओमेगा स्क्वायर मौजूद है, तो आप कहेंगे ओमेगा स्क्वायर इज वेरिएबल। तो इस वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल मौजूद है, और ब्रैकेट के बाहर वेरिएबल का डेरिवेटिव मौजूद है। इस वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ओमेगा स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 ओमेगा, तो वो 2 ओमेगा बाहर मौजूद है इसका डेरिवेटिव। तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन आपने बेसिक में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि अगर आपका ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ हो उसका अगर डेरिवेटिव बाहर मौजूद हो तो आप डायरेक्ट जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर है उसके जो पावर है उस पावर में 1 ऐड करें और उसके साथ डिवाइड करें, आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। तो आपने डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन आप क्या कर दिया अभी, कांस्टेंट वैल्यू सेम है, एक्स सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर -3/2, उसमें अब पीछे से करा सकते हैं 2 मिनट पीछे से ना, क्योंकि असल में मेरा वाईफाई मतलब बंद हो गया था, चल नहीं रहा था, नेट डिस्टर्ब कर रहा है। बस ये 1-2 स्टेप है इसके, मैं बाद में इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है, कि वरना जो लोग मेरे साथ हैं वो रह जाएंगे बीच में, वो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों को अगर मैं मंजिल पे पहुंचा दूँ फिर आपको भी लेकर चलता हूँ, आप घबराए नहीं, ठीक है। जी सर, ओके। अच्छा जी, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस 1, और -3/2 प्लस 1 आपने डिनोमिनेटर में कर दिया आपको, तो ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और लिमिट भी आपके पास 0 to r है तो आप लिमिट भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे रह जाएगा जी इसका एलसीएम लेंगे तो 3 - 2 आपके पास आ जाएगा -1/2, तो यहाँ पे रह जाएगा -1/2, और यहाँ भी रह जाएगा -1/2। तो जब माइनस पावर को नीचे लेकर आएंगे डिनोमिनेटर में तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ पे रह जाएगा -1 नीचे जो इसकी वैल्यू वो 1/2, तो आपके पास आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा ना, तो ये रह जाएगा -2/4 एक्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप क्या करना है, आपने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने हैं, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर 1/2, तो 2 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा सिर्फ एक्स, ठीक है। तो ये जो माइनस बाहर मौजूद था इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा टर्म, तो जो पॉजिटिव टर्म है उसको हम सामने लेकर आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x, और ये स्टेट में डिलीट क्यों कर दिया है, चले एक सेकंड, यहाँ पे जो 2 है वो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x, और ये जो x है अगर हम यहाँ से 1/x कॉमन लेते हैं तो 1/x जब कॉमन लेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x, और ये ऊपर x मौजूद है तो वो x में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस जो x हमने कॉमन लिया था वो आ जाएगा x/, इसका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये स्टेप समझ आया, ये डायरेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे x 1/x कॉमन लिया हुआ है, और x कैंसिल हो रहे हैं, और 2 और 4 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, और माइनस अंदर लेकर जा रहे हैं हम, तो ये टर्म हो जाएगा प्लस का, यानी 1 प्लस का हो जाएगा, और ये टर्म आपका नेगेटिव हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा, ठीक है।
और फिर अब हमने यहाँ पे एक बात हम कर रहे हैं कि अब हमारे पास जो अगर x वेरी वेरी लेस देन r हो, आप देखिए कंडीशन हम चेंज करें। पहले हम क्या कहते थे कि अगर आपका x बड़ा हो r से, और हम यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि x बहुत छोटा हो r से। अगर x बहुत छोटा हो r से मतलब क्या है कि x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो 0 के, तो उस केस में डिस्क विल बिहेव जस्ट लाइक इनफाइनाइट शीट। आपको याद है कि ये रिलेशन आपने मालूम किया था इनफाइनाइट शीट के लिए, याद है किसी को कि अगर इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम मालूम करें तो ये रिलेशन आ जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो डिस्क है वो बिहेव करेगा जस्ट लाइक इनफाइनाइट शीट। उस केस में अगर आपके पास x 0 हो जाए, x 0 हो जाए मतलब आप जस्ट लाइक डिस्क के सेंटर के सामने खड़े हो जाए। जब डिस्क के सेंटर के सामने खड़े हो जाएंगे तो उस वक्त डिस्क आपको ऐसे लगेगा जैसे ये क्या है, इनफाइनाइट शीट है। और इनफाइनाइट शीट आपको कैसे पता चल रहा है कि इनफाइनाइट शीट है? इन्फिनिटी का पता कैसे चल रहा है? ये तब पता चलेगा जब आपको उसकी बाउंड्रीज का पता नहीं होगा। तो आप देखें, लेट सपोज ये मेरे पास मोबाइल है, इस मोबाइल को मैंने सामने रखा है, तो ये मोबाइल की बाउंड्री है, मुझे पता है कि ये मोबाइल है यहाँ पर, और इसको मैं इतने अपने आंखों के करीब लेकर आऊँ। जब करीब लेकर आऊँगा बिल्कुल, तो आंखें जब इसको जब टच करने वाली होंगी स्क्रीन को, तो उस वक्त आप देखें कि आपको इस मोबाइल की जो बाउंड्री है वो आपको नज़र नहीं आएगी। अगर आपको मोबाइल की बाउंड्री नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि ये इनफाइनाइट शीट की तरह है, क्योंकि इनफाइनाइट शीट तभी होता है जब उसकी आपको बाउंड्री नज़र ना आए। तो आप इस डिस्क के अब इतने करीब चले जाएं, डिस्क के करीब चले जाएं कि आप जब यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये जो डिस्क नहीं है पर अब ये इनफाइनाइट शीट है, क्योंकि इस पर बाउंड्री आपको नज़र नहीं आ रही। क्योंकि बाउंड्री डिसाइड करती है चीज़ के इनफाइनाइट या फाइनाइट होने को। तो बाउंड्री अगर नहीं है तो इसका मतलब ये चीज़ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और अगर ये चीज़ इनफाइनाइट हो रही है तो मैथमेटिकली इसका रिलेशन भी इनफाइनाइट शीट की तरह होना चाहिए। तो आप देखें कि वाकई इनफाइनाइट शीट का जो रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आ गया हमारे सामने। क्यों? क्योंकि आपका डिस्क जो है वो बिहेव कर रहा है जस्ट लाइक इनफाइनाइट शीट वेन यू आर जस्ट नियर टू द डिस्क। जब आप डिस्क के बिल्कुल करीब हो तो उस वक्त आपको जो है वो एक इनफाइनाइट शीट की तरह आपको लगेगा। अगर इनफाइनाइट शीट की तरह लग रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैथमेटिकली जो रिलेशन उसका आ रहा है वो भी इनफाइनाइट शीट की जैसा होना चाहिए। और आपने देखा कि वो रिलेशन ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअल जो रिलेशन है वो इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 4 के बाद हमें एक केस डिस्कस करें कि अगर x छोटा हो तो क्या होगा। तो अगर x छोटा हो तो ये इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनफाइनाइट शीट की तरह ही है। ठीक है, अब अगर आप लोगों के पास ये व्हाट्सएप में कर दिया नोट्स, तो एक नज़र आप इनको शुरू से लेकर आखिर तक देख लें, और उसके बाद में इसको जब आप देख लें तो फिर मुझे बताएं, फिर इसको मैं रिवाइज भी करता हूँ, और आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन हैं तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप 5 मिनट ले लें मुझसे, आप इसको एक एक स्टेप को देखते जाएं, फिगर को भी देखते जाएं, और इसको अपने आँखों से गुजारते जाएं कि आपको पता चले कि ये चीज़ कहाँ तक सही है, कहाँ पे कोई मसला तो नहीं है, कोई मैथमेटिकल चीज़। तो फिर आप इसको डिस्कस करते हैं और मैं इसको रिवाइज भी कर देता हूँ। Electric field due to disk of charge at a distance h from its center। तो जो डिस्क हमने कहा कि डिस्क हमने इसको प्लेस किया हुआ है इस तरह, और इस डिस्क का ये सेंटर है, इसके सेंटर से कोई फासला एक से जहाँ पे पॉइंट पी खड़ा हुआ यहाँ, और इस पॉइंट पी से हम मालूम करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ऐसा करने के लिए हमने कहा कि भाई आप डायरेक्ट तो मालूम नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्क का, तो हमने क्या करना है उसके स्मॉल पीसेस करने हैं। तो एक जो स्मॉल पीस करेंगे वो आपको लगेगा जस्ट लाइक अ स्मॉल रिंग, क्योंकि इतने रिंग्स आप मिलाते जाएंगे तो आपको डिस्क मिलेगा। तो जिस तरह हमने ये कहा था कि अगर लाइंस को मिलाते जाएं तो आपका शीट बनता है, तो इस तरह अगर आप रिंग्स को मिलाते जाएं तो आपको क्या मिलेगा, डिस्क मिलेगा। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, हमने छोटा सा पार्ट लिया है इस डिस्क का,
उस पार्ट को जो हमने कहा कि उसका जो रेडियस है वो ओमेगा है और टोटल रेडियस जो रिंग का है वो आर के बराबर है। और क्योंकि आपने इस्तेमाल पीस किया हुआ है ओमेगा तो हम इसमें हमने कहा कि ये डी ओमेगा। तो इसके सेंटर से लेकर पॉइंट पी तक का फासला एक्स है। आपको कर्सर नजर आ रहा है? अब नजर आ रहा होगा। तो जब हम बात करते हैं इसके सेंटर से पॉइंट पी तक के फासले की तो वो हमारे पास एक्स था और आर जो था वो फासला था जो कि चार्ज से लेकर पॉइंट पी तक था तो वो आर हो जाएगा स्मॉल आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द डिस्क क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो इस तरह हो गया डी। अब इस फिगर को हमने मजीद नहीं छेड़ना, हमने इसको यहाँ पे छोड़ देना है। फिर हमने कहा कि चूंकि जो हमने स्मॉल पार्ट लिया हुआ है डिस्क का वो स्मॉल पार्ट जिसका जो जस्ट लाइक अ रिंग है और इस रिंग के अंदर जो चार्जेस की कंट्रीब्यूशन है वो डी क्यू है क्योंकि रिंग इज द स्मॉल पीस ऑफ द डिस्क। अगर स्मॉल पीस ऑफ डिस्क है तो यहाँ पे चार्जेस की कंट्रीब्यूशन भी स्मॉल होगी जो कि डी क्यू होगा। और इस रिंग की जो विड्थ है जो हम छोटा सा पार्ट लिया हुआ है वो है हमारे पास डी ओमेगा। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी के वो मालूम करेंगे फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी डिस्क के लिए आपके पास रिलेशन आ जाएगा। तो हमने ये बात कही कि थोड़ी देर पहले हमने मालूम किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग और वो जो रिलेशन था वो था E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 था प्रीवियस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 को हमने यूटिलाइज करना है। अब हमने ये कहा कि उस वक्त जो रिंग था प्रीवियस केस में वो रिंग जस्ट रिंग था और कुछ भी नहीं था। तो इस वक्त जो आपका रिंग है वो रिंग नहीं है बट इट इज द पार्ट ऑफ द डिस्क। और डिस्क जो होता है वो उसकी कोई एरिया होती है वो लीनियर नहीं है वो सरफेस है। तो टू डायमेंशन है तो उसको हमने क्या करना है कि उसके जो चार्जेस हैं उसकी कंट्रीब्यूशन देखनी है इन टर्म्स ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमने यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को लेकर आए सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। और ऐसा हम अगर मैं यहाँ पे आपको एक स्टेप में देखता हूँ लिख सकता हूँ कहीं पे तो ये क्लास है राइटिंग कहाँ पे हो सकता है ये टेक्स्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख क्या नाम है बुश नहीं है यहाँ बुश नहीं है यहाँ पे हमारे पास बुश पर मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा कि आपके पास जो आपके पास सिग्मा है वो बराबर होता है क्यू अपॉन ए के। अब क्योंकि आपका ए चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू क्यू तो आपने क्या करना है इसका डेरिवेटिव लेना है डी क्यू का विथ रिस्पेक्ट टू ए तो आपका पता चलेगा डी क्यू अपॉन डी ए। तो यहाँ पे हमें जो इस इक्वेशन में जो आपके पास वैल्यू है डी क्यू की तो वो डी क्यू आपने यहाँ से लेकर आना है यहाँ पे पुट करना है। अब ये जो डी क्यू यहाँ पे कैसे आया तो हमारे केस के लिए जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे वो इक्वेशन नंबर 1 जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड था एक रिंग के लिए। अब यहाँ पे मैंने कहा कि ये रिंग नहीं है पर एक पार्ट है इस डिस्क का। तो हमें क्या करना है कि उसको डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू क्यू क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस की कंट्रीब्यूशन है वो कम है क्योंकि ये पार्ट है। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे वो कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो कम है। तो उसकी वजह से आपके पास जो होगा वो इस रिलेशन का इक्वेशन 1 है उसका डेरिवेटिव लेंगे हम इक्वेशन 1 का विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। तो ये आ जाएगा डी ई विल बी इक्वल टू के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 और ये इक्वेशन 2 बन गया। अब हमने कहा कि ये डी क्यू जो है इसको हमें चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी क्योंकि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास डिस्क मौजूद है जो कि 2 डायमेंशनल है। तो आपने डी क्यू को चेंज किया तो डी क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। अब हम करेंगे जो डी ए है यानी चेंज ऑफ एरिया ये हमारे पास कैसे आएगा और हम जानते हैं कि एरिया बराबर होता है पाई इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी आर स्क्वायर के। तो आर की वैल्यू हमारे पास ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसका आपने डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट ओमेगा क्योंकि एरिया आपका चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट ओमेगा क्योंकि जितने आप इस्तेमाल केसेस करते जाएंगे इस ओमेगा के उतने एरियाज आपके चेंज होते जाएंगे। तो आपने इस एरिया का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट ओमेगा तो आपके पास आ जाएगा इसका स्क्वायर है तो इसका पावर सामने आ जाएगा 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा आ जाएगा आपके सामने क्योंकि आप
इसका डेरिवेटिव लेके देखें खुद अपनी कॉपी पे, तो आपको डेरिवेटिव एरिया का विद रिस्पेक्ट ओमेगा आपको ये मिलेगा। तो ये डी ए की वैल्यू पुट करें इक्वेशन ए में, और इक्वेशन ए को आपने जो डी क्यू की वैल्यू बनेगी उसको आप पुट करें इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में आपको मिलेगा कि सिग्मा 2 पाई ओमेगा टी ओमेगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब इस इक्वेशन 3 में जो यहाँ पे आर है, कैपिटल आर जो है, इसको हमें चेंज करना है ओमेगा में। क्यों? क्योंकि हमने ओमेगा के स्मॉल पीसेस करें, जो वेरिएबल हमारे पास है वो ओमेगा है यहाँ पे। तो आपने कहना है कि यहाँ पे स्टेप में लिखना था मुझे कि आर विल कैपिटल आर विल बी इक्वल टू ओमेगा। तो आप लिखें यहाँ पे कि आर स्क्वायर की जगह ओमेगा आ जाएगा, और फिर आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है पूरे डिस्क के लिए। तो जब हमने कहा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, लिमिट्स आपके जाएंगे 0 से आर तक, और बाकी जो चीज़ें सारी हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगी, सिवाय इसके कि आपने के की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी है। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, तो आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो पाई पाई में कैंसिल हो गया 4 और 2 ओमेगा, और यहाँ पे आपका ये चीज़ रह गई। उसके साथ आपने जो कांस्टेंट चीज़ें थी उनको बाहर लेकर आए आप इंटीग्रल से, जो इंटीग्रल के अंदर चीज़ें रह गई हैं वो रह गए आपके पास 2 ओमेगा डी ओमेगा, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर -3/2। और ये -3/2 इसलिए हुआ कि पहले डिनोमिनेटर में था, अब न्यूमरेटर में आ गया है, तो उसका पावर ऊपर आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, और वो हो जाएगा -3/2। अब हमने कहा कि इंटीग्रल आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है जिसका कोई पावर मौजूद है, उसका अगर डेरिवेटिव बाहर मौजूद हो तो आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आपको याद है ना ये रिलेशन, ये चीज़ आपको पता है ना, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी है, स्पेशली सेकेंड ईयर में जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उस वक्त आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। या आप इसको ले सपोज करें, सपोज करके इसका इंटीग्रेट करें, फिर भी ये रिजल्ट आएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव मौजूद है उसके हिसाब से आप इसका इंटीग्रल ले लेते हैं तो वो भी सही रहेगा। तो इसका जो पावर है वो -3/2 है, तो पावर में 1 ऐड करें और उसको डिवाइड करें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा इंटीग्रेशन का। तो हमने ऐसा ही किया है, जो ये ब्रैकेट है उसी ब्रैकेट को रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस 1, और नीचे भी आ जाएगा -3/2 प्लस 1। तो जब -3/2 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा -1/2, नीचे भी रह जाएगा -1/2, क्योंकि पावर ऊपर माइनस का 1/2 है, तो जब नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर पे तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 1/2 रह जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2 और ये माइनस, तो माइनस सामने आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये 2 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे मौजूद है, नीचे मौजूद है, ऊपर सिग्मा और एक्स मौजूद है पहले से। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा वो ये रह जाएगा 1/, तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो लिमिट अपर लिमिट अप्लाई करें तो आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की जगह आर आ जाएगा। अपर लिमिट अप्लाई किया हमने, माइनस लोअर लिमिट आपके पास 0 है, यानी ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 आने से ये टर्म 0 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर मौजूद है और ऊपर जो पावर है 1/2 है, तो पावर 2 में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ रह जाएगा 1/x। अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से 1/x हम कॉमन लेते हैं, अगर 1/x यहाँ से कॉमन ले तो यहाँ पे रह जाएगा 1, और यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा x, और 1/x आ जाएगा यहाँ पे। तो नीचे जो x आ रहा है डिनोमिनेटर में, और आप देख रहे हैं ऊपर न्यूमरेटर में x मौजूद है, तो x को कैंसिल कर दिया आपने। अब आपने क्या करना है कि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो 1 रह गया था इधर आ जाएगा, और ये टर्म जो पॉजिटिव था वो 1 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये रह जाएगा इक्वेशन 1, और इक्वेशन 4 हमारे पास आ गया। ये इक्वेशन बता रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक डिस्क की वजह से डिस्टेंस x जो होगा वो ये होगा। फिर हमने कहा कि अगर हम ऐसा करें कि इस डिस्क को हम बहुत नज़दीक से देखें, बहुत करीब से देखें, पहले हम यहाँ पे थे, अब हम इसके बिल्कुल करीब आ गए यहाँ पे। जब हम इसको यहाँ पे बिल्कुल करीब से देखेंगे तो आप उसको जब देखेंगे तो आपको इस डिस्क की आपको बाउंड्रीज नज़र नहीं आएंगी। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मोबाइल का, कि अगर मोबाइल का बिल्कुल सामने यहाँ पे आ जाएं, इस तरफ यहाँ पे आंखें करीब कर दें, तो आपको क्या नजर आएगा, इस डिस्क की जो आपके पास जो मोबाइल है इसकी आपको बाउंड्री नजर नहीं आएगी। अगर आपको बाउंड्री नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइट है, और आपको कहेंगे दिस इज जस्ट लाइक इनफाइनाइट शीट, क्योंकि इसकी आपको बाउंड्री नजर नहीं आ रही, क्योंकि बाउंड्री डिसाइड करती है कि आपके पास ये चीज़ इनफाइनाइट है या फाइनाइट है।
और इस चीज़ की शेप कौन सी है, शेप आपके पास सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है या ट्राइंगल है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करता है उसकी बाउंड्री। अब क्योंकि आप इतने करीब आ गए कि आपको बाउंड्री नजर नहीं आ रही, तो आप कहेंगे दिस इज जस्ट लाइक अ इनफाइनाइट शीट। और इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो भी हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन आ गया कि अगर आप ऐसा कहते हैं कि आप इस डिस्क के करीब आ जाते हैं तो उस वक्त आपको ये डिस्क शीट लगता है। अगर शीट लगता है तो उस वक्त उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है वो भी शीट के जैसा होना चाहिए। और आपने देखा कि वाकई तौर पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो एक इनफाइनाइट शीट की वजह से जो था वही रिलेशन आ गया है। तो जो हम फिजिकली जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उसी के हिसाब से आपका मैथमेटिकल रिलेशन भी आ रहा है। तो इसका में जो हमने कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल सही है और इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहिए था और हमने मालूम किया है। और ये एक तरीके कार है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने का। ठीक है, तो आई होप के आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने रिपीट किया है इसको। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ आपको दिक्कत कर रही है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप पूछ सकते हैं, आगे कोई इशू नहीं है। जी वो लोग जो रिपीट करना चाह रहे थे उनको समझ आ गई बात?